नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण मौर्य आपका चैनल HSC लर्निंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है मरीन फायर सेफ्टी। तो आज इसमें हम जो टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बाकी इसमें जितने भी सिलेबस के जितने पॉइंट हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं, तो आप एंड तक देखेंगे तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है मैंने इसमें कंटेंट में इंक्लूड किया हुआ है द मैरीटाइम एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रोल, वेसल टाइप्स, कंस्ट्रक्शन एंड सिस्टम ऑफ फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, वेसल प्लान्स, ड्राइंग एंड डॉक्यूमेंट, कार्गो वेसल हजार्ड एंड सेफ्टी, इंसिडेंट स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, ट्रेनिंग एंड प्लानिंग, वेसल फायर इंसिडेंट, मरीन इंसिडेंट एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तो आज हम इस सभी टॉपिक पे एक एक करके बात करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैरीटाइम इन्वायरमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड। तो हम हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ों को कंसिडर करेंगे इसमें। फर्स्ट है जो वो ऑन शिप्स और जो सेकंड है वो इन पोर्ट एरियाज़। तो ऑन शिप्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक रेगुलेशन होता है द मर्चेंट शिपिंग of dangerous goods regulation MSDGR require the ship to provide information as the nature of the substance। जो अकॉर्डिंग टू MSDGR के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी शिप्स के अंदर कोई मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसे देनी होती है, और उसके जो भी नेचर है सब्सटेंस का, और वो किस हिसाब से डेंजरस हो सकता है अगर कोई इमरजेंसी होती है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इन्हें प्रोवाइड करनी होती है MSDGR को। जिसके अंदर अब हम मॉनिटर करते हैं कि वेसल में अगर कोई एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं तो एक्सप्लोजीमीटर के थ्रू हम उसे पूरा मॉनिटर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि ऐसा कोई इन्वायरमेंट क्रिएट ना हो सके। तो अब हम बात करते हैं कि इन पोर्ट एरियाज़ में क्या क्या डेंजरस हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू DSHR विल नॉर्मली रिक्वायर द मास्टर ऑफ अ वेसल ब्रिंगिंग डेंजरस गुड्स। जो भी मतलब अगर डेंजरस गुड्स हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो एक मास्टर होना चाहिए शिप का जिसके थ्रू इसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। और इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द हजार्ड, जो भी हजार्ड का नेचर है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन DSHR को प्रोवाइड होनी चाहिए। उसका जो भी नेम है, उसके सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन नंबर, कितनी क्वांटिटी में आपने रखा हुआ उसे, अगर मतलब वो 250 किलोग्राम या उससे ज़्यादा एक्सप्लोजिव आप यूज़ करते हैं तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो वहाँ के लोकल इमरजेंसी टीम है उसे प्रोवाइड करनी होती है, और जो भी यहाँ पे बर्थ इंस्पेक्टर है उसे ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। इन केस ऑफ बल्क कार्गोस ही विल आल्सो हैव इन्फॉर्मेशन ऑफ नेचर ऑफ हजार्ड। अगर बल्क कार्गो आप यूज़ कर रहे हैं तो भी उसके जो नेचर ऑफ हजार्ड है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इमरजेंसी टीम को देनी होती है, ताकि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो वो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस पर वो इससे डिसाइड कर सके। तो इसमें मैरीटाइम इन्वायरमेंट में इतना ही और भी ज़्यादा इसमें हजार्ड हो सकते हैं, जैसे एक्सप्लोजन के हजार्ड हो गए, फायर के हजार्ड हो गए, टॉक्सिक रिलीज़ के हजार्ड हो गए, केमिकल रिलीज़ के हजार्ड हो गए सी के अंदर। तो ऐसे बहुत से हजार्ड इसमें क्रिएट हो सकते हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल रोल में क्या क्या कंसिडर करना है हमें। ऑर्गेनाइजेशनल रोल में सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे प्री प्लानिंग फॉर मेजर इंसिडेंट। इसके अंदर हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, जनरल, फिर उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे, मेन फीचर्स ऑफ प्लान क्या क्या होंगे, कंट्रोल्स, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल रोल का चार्ट, ये हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले जब हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल में क्या, नंबर एंड साइज ऑफ पोटेंशियली डेंजरस कार्गोस, कितने नंबर्स एंड कार्गोज हम यूज़ कर रहे हैं, उसका साइज़ क्या है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सीडेंट ऑन डॉक, पोर्ट, हार्बर, जो भी एक्सीडेंट वहाँ पे डॉक पे हो सकता है, पोर्ट पे हो सकता है या हार्बर पे हो सकता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें प्लानिंग के अंदर हमें कंसिडर करनी है। द आइडिया ऑफ द प्लान शुड बी कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ ऑल अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल। जब हम ये पूरा जितने भी प्लान हम बनाए तो उसमें जितने भी अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन है उसे कोऑर्डिनेट करके हम चलेंगे, ताकि अगर कोई मेजर इंसिडेंट होता है तो उसे हम कोऑर्डिनेट करके कंट्रोल कर सकें। इंसिडेंट लाइक फायर, एक्सप्लोजन, मैसिव pollution or the release of gas vapor clouds, highly flammable substance, toxic chemical radiation। अगर कोई इंसिडेंट होता है जैसे फायर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, मैसिव पॉल्यूशन हो गया, रिलीज ऑफ गैस, तो इस मतलब इमरजेंसी को हम कोऑर्डिनेशन के साथ कंट्रोल कर सके। तो इसलिए हमें पूरी इंसिडेंट इमरजेंसी टीम को बनाना पड़ता है।
ये एक्सीडेंट हो सकता है ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होने चाहिए। तो पार्टिसिपेंट्स के अंदर द पार्टिसिपेंट्स विल वेरी विथ द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पर्टिकुलर मरीन रिस्क, जिसके अंदर अगर इंस्टेड ऑफ पुलिस, फायर एंड एम्बुलेंस और भी अदर अथॉरिटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे पोर्ट अथॉरिटी हो गई, हार्बर अथॉरिटी हो गई, रॉयल नेवी, डॉक बोर्ड, पोर्ट हेल्थ अथॉरिटी, HSC टीम, ट्रक कंपनीज, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, लार्ज इंडस्ट्रीज कंपनी, शिपिंग कंपनीज, RNLI, मैरीटाइम एंड कोस्ट गार्ड एजेंसीज, इन्वायरमेंटल एजेंसीज, ये सब जो भी है पार्टिसिपेंट्स के अंदर आते हैं। ये मैंने आगे ये इंक्लूड है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। ये इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल रोल इंक्लूड होते हैं किसी भी इमरजेंसी में, उसका आपको पता लग सके। अब मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके प्लान के, तो हम उस पर बात करते हैं। तो मेन फीचर्स के अंदर सबसे पहले है मेथड्स ऑफ रेजिंग द अलार्म एंड अलर्टिंग द इसेंशियल सर्विस। किसी भी इसेंशियल सर्विस को अलर्ट करने और कैसे अलार्म को रेज करें, इसके बारे में बात करते हैं हम। फिर स्टेबलाइज द कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ऐसी इमरजेंसी होती है तो मेन प्रॉब्लम जो होती है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है, तो हमें इस कम्युनिकेशन और उसका कंट्रोल रखना पड़ता है इमरजेंसी में। अटेंडेंस ऑफ इंटरप्रेटर्स वेयर देयर आर लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, हम देखते हैं जो लोकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होते हैं तो इमरजेंसी में हम उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह जब शिप में फायर होती है तो वहाँ पे लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, तो इसमें जो इमरजेंसी टीम है उसे प्रॉपर कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम उसके असिस्टेंस ले सकते हैं लोकल कॉलेज और गवर्नमेंट के। कंट्रोल ऑफ शिपिंग मूवमेंट, क्लोजर आर पोर्ट ऑफ मूविंग इंडेंजर वेजल्स, प्रोविज़न ऑफ टग फैसिलिटी। अब टग फैसिलिटी क्या होती है, जैसे भी जब हमें बड़े बड़े कार्गो वेजल को हैंडल करना होता है तो जो छोटे शिप्स है उसकी मतलब हेल्प से हम उससे जो भी पोर्ट है या डॉक एरिया में सेफली उसके वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है जैसे फायर इमरजेंसी होती है तो टग जो फैसिलिटी होती है इसके थ्रू हम उसे एक्सटिंग्विश भी कर सकते हैं। इसके अंदर फायर फाइटिंग के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। प्रोविज़न टू क्राफ्ट फेरी फायर फाइटर्स टू शिप एट एन एंकर, इक्विपमेंट फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज, मूवमेंट ऑफ कैजुअलिटी, उनके लिए जो भी एम्बुलेंस सर्विस है उनके लिए पूरे इक्विपमेंट वहाँ पे होने चाहिए। मूवमेंट ऑफ कैजुअलिटी, उसके लिए स्ट्रेचर होनी चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए जो भी इमरजेंसी में काम होते हैं उसके लिए। अब ऑर्गेनाइजेशनल रोल में हम आगे देखते हैं कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स में हम क्या देखते हैं, वहाँ पे जो शिपिंग एरिया है वहाँ पे एक कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए। सम पोर्ट यूज़ हार्बर मास्टर ऑफिस, कुछ पोर्ट होते हैं जहाँ पे जो हार्बर मास्टर ऑफिस है उसका यूज़ किया जाता है। वेयर द एरिया रन्स फॉर सेवरल माइल्स द मेन कंट्रोल इज साइटेड एट जेरी नियर द इंसिडेंट, जहाँ पे मतलब जो ये पोर्ट है लंबे एरिया तक फैला हुआ है तो वहाँ पे जो मेन कंट्रोल होता है वो होता है इंसिडेंट एरिया के पास, जहाँ पे जेटी नियर द इंसिडेंट एरिया। फायर पुलिस एंड एम्बुलेंस कंट्रोल यूनिट्स ऑन द क्वेरे साइड, वहाँ पे फायर पुलिस और एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, फायर ट्रक्स की सुविधा होनी चाहिए, ये कंट्रोल्स के अंदर आते हैं। फिर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो मेन प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन इज़ द प्रोलिफरेशन ऑफ वेवलेंथ्स और कॉल साइंस। जब ऐसी इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे जो रेडियो की वेवलेंथ है वहाँ पे या हम जो वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर वेवलेंथ नहीं मिल पाती है, तो इससे कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। तो इसके प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रेडियो चैनल्स को यूटिलाइज़ किया जाए। इमरजेंसीज जो सर्विसेज है और कंट्रोल यूनिट्स है उसको हम प्रोवाइड करें वहाँ पे, ताकि ये जो इमरजेंसी में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है वो ना हो सके। फिर उसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेज डिफ़िकल्टी। ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि जब मतलब फायर फाइटर्स वहाँ पे पहुँचते हैं तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं और कुछ जो होते हैं वो मतलब कम बोलते हैं इंग्लिश, तो इससे जो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होती है और इमरजेंसी में दिक्कत होती है और जो इवैक्यूएशन का टाइम है वो ना चाहते हुए ही बढ़ जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल रोल के अंदर इंक्लूड होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो वेजल टाइप्स, वेजल कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं वॉरशिप्स, पैसेंजर एंड लीजर, फिशिंग वेजल्स, कार्गो शिप्स, स्पेशलिस्ट वेजल्स, ये सब वेजल्स के जो कैटेगरी है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जनरल वेजल होती है उसकी। तो जनरल वेजल जो होती है
वो लार्जेस्ट पॉसिबल गुड्स देयर में बी ऑयल, फ्यूल और वाटर ब्लास्ट टैंक्स एट सेंटर, जो लार्जेस्ट पॉसिबल गुड्स को ले जाती है जनरल कार्गो, और वहाँ पे उसमें ऑयल फ्यूल की भी या वाटर ब्लास्ट की भी सुविधा होती है उसके सेंटर पे। जो भी अभी मॉडर्न शिप्स आए हुए हैं टेंड टू हैव देयर मशीनरीज टूवर्ड्स द स्टेम ओल्डर वंस, जो मतलब पुरानी जो शिप्स वगैरह थी उसमें जो मशीनरीज की सुविधा थी वो आगे होती थी, लेकिन अब जो मशीनरीज की सुविधा है उसके सेंटर में होती है। ईच होल्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम एडजॉइनिंग स्पेसेस बाय वाटर टाइट स्टील बैक हेड्स, हर जो भी मतलब हम वहाँ पे होल्ड यूज़ करते हैं वो वाटर टाइट होनी चाहिए और बल्क हेड स्टील के थ्रू वो वाटर टाइट होना चाहिए। एनी ओपनिंग इन दिस इज़ फिटेड विथ वाटर टाइट डोर्स, अगर यहाँ पे कोई ओपनिंग है तो वाटर टाइट डोर से, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं शिप का स्ट्रक्चर पूरा आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो भी ये ओपनिंग है वाटर टाइट डोर से फिट होना चाहिए। कंपार्टमेंट बिटवीन टू बल्क हेड्स, जो भी दो बल्क हेड है उसके बीच में कंपार्टमेंट होना चाहिए, ये सब सुविधा उसमें इंक्लूड होना चाहिए। हम आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड सिस्टम ऑफ फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। तो इसमें क्या क्या हम सप्रेशन सिस्टम और फायर डिटेक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं शिप के अंदर, उस पर हम बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले फायर डिटेक्शन सिस्टम में हम बात करेंगे फिक्स्ड फायर डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम के लिए जो मतलब रूल बनाया गया है वो है फायर डिटेक्शन सिस्टम आर फिटेड इन अकॉर्डेंस विथ फायर फाइटिंग रूल्स फॉर पैसेंजर्स एंड आल्सो फॉर कार्गो शिप्स। It is fitted with audible and visual warning signs and indication as to the area affected shown on एनंसिएटर पैनल, मतलब इसमें जो भी ऑडिबल और विजुअल सिग्नल होने चाहिए वो प्रोवाइड होने चाहिए, और इसमें ये जो पैनल पे ये प्रोवाइड करना चाहिए कि कहाँ पे जो भी फायर या इमरजेंसी हुई है उसका प्रॉपर हमको वार्निंग साइंस दे किसी भी कंट्रोल पैनल पे। हिट और स्मोक डिटेक्टर सिस्टम अपन यूज़ करते हैं, उसमें वो डिपेंड करता है कि जो भी रिस्क एरिया है वो किस टाइप का वहाँ पे रिस्क है। तो हम फिक्स्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं स्टीम, वाटर, CO2, फॉर्म सिस्टम, इनर्ट गैस, हैलोन्स और ड्राई पाउडर सिस्टम। तो स्टीम में हम बात करते हैं तो ज़्यादातर स्टीम को रिकमेंड नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन पॉल्यूशन एंड बॉयलर डिज़ाइन। इट हेल्प्स फायर फाइटिंग बाय डिस्प्लेसिंग द CO2 फ्रॉम द एयर एंड बाय स्लोली सेचुरेटिंग द कार्गो। ये जो मतलब स्टीम का हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा तो वैसे इसका यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कहीं कहीं पे इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करता है कि जो भी वहाँ पे ऑक्सीजन है उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो वहाँ पे एक स्मूदरिंग क्रिएट कर देता है और ऑक्सीजन को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, तो ये फायर ईजिली एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो हम आगे इसमें बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। वेरी लार्ज क्वांटिटीज आर नेसेसरी, स्टीम का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका लार्ज क्वांटिटी हमें ज़रूरत होती है। इट कांट बी यूज ऑन कार्गोज ऑन विच वाटर कुड नॉट बी यूज, जहाँ पे हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे हमें इसका यूज़ स्टीम का नहीं करना चाहिए। सिंस इट वुड हैव द सेम इफेक्ट इट में प्रोड्यूस डेंजरस गैसेस, ये जो मतलब हम कार्गो में यूज़ करते हैं अगर इमरजेंसी में तो ये डेंजरस गैसेस भी प्रोड्यूस कर सकता है। सर्टेन कार्गो टू स्वेल एक्सप्लोजिव में भी रेंडर अनस्टेबल, अगर वहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल है और हम स्टीम का यूज़ करते हैं तो ये जो स्टीम है इसे अनस्टेबल कर सकते हैं, और जो ये रिस्क है ये लार्ज एरिया में इसका रिस्क बढ़ सकता है। इफ़ स्टीम इज़ यूज इंटरमिटेंटली एंड नॉट कंसिस्टेंटली अ वैक्यूम में भी रिजल्ट, तो अगर मतलब हम इसे यूज़ करते हैं तो वैक्यूम का रिज़ल्ट क्रिएट होता है, और इससे जो सडन राइज होता है एयर का उससे जो फायर का जो स्टेज है वो और बढ़ सकता है। तो इसलिए ज़्यादातर इसके डिसएडवांटेज के अंदर ये इंक्लूड किया जाता है। स्टीम कॉज मच डैमेज एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो हम अब बात करते हैं वाटर की। तो वाटर के लिए पंप एंड फायरमैन्स टू मीट द रिक्वायरमेंट एज लेट डाउन इन सोलास। सोलास में आगे की वीडियो में बात करूंगा इस पर सोलास क्या होता है, SOLAS। तो इसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे किसी भी शिप के अंदर फायरमैन्स की सुविधा होनी चाहिए, पंप की सुविधा होनी चाहिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। द फायरमैन्स ऑन डेक में in the merchant navy be known as wash deck pipes and used for purpose. All ships
of 1000 ton or over should carry an international shore connection। अगर जो शिप से 1000 टन से या उससे ज़्यादा कोई मटेरियल कैरी कर रहा है तो उससे इंटरनेशनल शोर कनेक्शन से कनेक्ट करना होता है। दिस शुड इनेबल्स अ वाटर फ्रॉम अ फायर टग। तो जो मतलब फायर टग होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था पिछली स्लाइड में, फायर टग यूज़ करते हैं हम इमरजेंसी में फायर फाइटिंग के लिए, तो इससे हम वाटर वहाँ पे भेज सकते हैं जो भी शिप्स फायर में इन्वॉल्व हुई है। तो हम ज़्यादातर इसमें क्या करते हैं 50 mm डायमीटर के या उससे 38 mm के कनेक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 64 या 65 mm के होज या कनेक्शन यूज़ करते हैं तो शिप्स के अंदर मतलब फायर फाइटिंग होने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम जब यहाँ पे कम डायमीटर के फायर फाइटिंग्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर स्प्रिंकलर भी वो हम यूज़ करते हैं सर्विसेज स्पेसेस में और एकोमोडेशन में। द इंस्टॉलेशन इंक्लूड्स अ प्रेशर टैंक्स कंटेनिंग अ स्टैंडिंग सप्लाई ऑफ वाटर। जो ये इंस्टॉलेशन है इसमें एक प्रेशर टैंक होता है जिसके अंदर स्टैंडिंग सप्लाई ऑफ वाटर होता है। जैसे ही हमारे जो सप्लाई ऑफ वाटर ख़त्म होता है स्टैंडिंग पंप के अंदर, तो इसमें प्रेशर ड्रॉप होता है टैंक के अंदर, और ये प्रेशर ड्रॉप्स वो कंट्रोल पैनल पे शो करता है। जैसे प्रेशर ड्रॉप हुआ तो वहाँ से जो भी नियरेस्ट रिजर्वायर है वहाँ से वाटर लेना शुरू कर देता है ताकि फायर फाइटिंग को कंटिन्यू रख सके।